वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की उस क्राइसिस के बारे में जहां आप जानते हैं कि सीरिया के दिन ब दिन हालात किस तरह से बदल रहे हैं। न सिर्फ सीरिया के बल्कि उस खित्ते में हर एक कंट्री की अपनी एक मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात का सामना वो किस तरह से कर रहे हैं। तमाम ममालिक अपने अंदरूनी जो हालात हैं उससे भी दूर चाह रहे हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं तो मिडिल ईस्ट की बातें हम तक पहुंचती तो जरूर हैं, लेकिन उसकी साफ और सफाई के तौर पर जो खास खबरें हैं वो उसमें सच्चाई कम होती है। दर हकीकत उसमें फसाने बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स के जरिए इस चर्चा में, और हमारे इस चर्चा में भाग लेने के लिए दो बहुत खास मेहमान हैं और बहुत बड़े सहाफी हैं जो हमसे जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैगम मुर्तजा, जाने माने पत्रकार हैं, इस वक्त दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि इस मुतनाज़े को कैसे हल किया जाए और कैसे इन तमाम हालात को जो मद्देनजर रखते हुए इस वक्त सूरत हाल जो बन रही है उसमें आने वाले दिनों में हालात कैसे होंगे। और हमारे साथ सीनियर सहाफी जनाब सरवर हुसैन साहब भी हैं जो इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। हम दोनों का खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैगम साहब, पहला सवाल आपसे है कि जो आप से हमारी पहली जो गुफ्तगू हुई थी उस पर देखा था कि अभी जिस तरह से सीरिया में वो तमाम लोग जिन्हें लिस्ट में शामिल किया गया था टेररिस्ट ग्रुप के, और उनके सरों पर बहुत सारे इनामात का ऐलान किया था यूएस ने और इजराइल ने, लेकिन अभी देखा गया कि वही लोग बैठकर सत्ता में बैठ रहे हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं। तो ये आप किस नजरिए से देखते हैं और हालात को आगे किस तरह से चेंजेस देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी जब बात की थी और अब से नहीं, हम कई बरस से ये बात कह रहे हैं कि सीरिया का जो चेस बोर्ड है उसमें जो एक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल हैं और उसके अलावा जो एक्टर्स हैं वो भी एक्सटर्नल जो एक्टर्स हैं उनका जो रोल है वो बहुत अहम है। और सीरिया में कोई एक नेशन या कोई एक जो पार्टी है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और फिर रीजन ये भी है कि जो सीरिया का जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो इतना अहम हो जाता है कि मान लीजिए सऊदी अरेबिया को यूरोप तक अपना गैस पाइपलाइन पहुंचाना है तो उसे सीरिया से जाना है। कतर को अपना गैस बेचना है तो वाया टर्की जाएगा, जहां भी जाएगा, लेकिन उसमें सीरिया बीच में जाता है। इजराइल के साथ जो ट्रेड है अरेबियन नेशंस का, जिसकी बात हम बार बार करते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन डील का जिसका जिक्र आता है या बिजनेस की बात होती है, तो उसमें सीरिया एक बड़ा अहम रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जो लैंड मास है बीच में जो सेपरेट करता है वो उसमें सीरिया की जो पोजिशनिंग है उसका वो खमियाजा वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। और उसमें जाहिर सी बात है उसमें टर्की है, उसके अंदर रशिया है, उसमें अमेरिका है, उसमें सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कतर का इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर इसराइल के अपने इंटरेस्ट हैं। और जब इतने सारे इंटरेस्ट किसी एक नेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे या कहीं एक जगह आकर क्लैशेस होंगे तो जाहिर सी बात है जो सीरिया में हो रहा है, तो आप ये सोच के चलिए या ये मानकर चलिए कि अभी वहाँ पर जो अमन की बातें हैं या सुकून की जो बातें हैं वो बड़ी दूर की कौड़ी कह सकते हैं। और अभी आने वाले वक्त में सीरिया को अभी बहुत कुछ झेलना, बहुत कुछ बर्दाश्त करना, और उसका वहाँ का जो आवाम है उसकी कीमत अभी चुकाती रहेगी। जी सरवर साहब, जैसा कि अभी भी देखा गया है कि वहाँ रिजीम चेंज हो गई है। जैसा जैगम साहब ने कहा है कि वहां पर इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो अपनी तरह से है, लेकिन इजराइल अगर इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है तो फिर वो बम किस पर गिरा रहा है? क्योंकि अभी भी जो एयर स्ट्राइक की है उसने सीरिया में, तो वो किस नजरिए से देखते हैं और वो स्ट्राइक किस पर है? दरअसल इसराइल ये चाहता है अतर साहब कि वो एक जो उसका एक ख्वाब है ग्रेटर इसराइल को बनाने का, तो वो अपने लिए एक रास्ता साफ कर रहा है, क्योंकि वो रास्ता जो है वो शाम से ही होकर गुजरेगा। जिस तरह से उसने लेबनान के साथ जंगबंदी की है 60 दिनों की, और उसके बावजूद जो है वो लेबनान पर भी हमला करता रहा, और फिर उसने जो है वो शाम पर भी अपना महाज खोल दिया। दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन पर लगातार जो है वो हमले कर रहा है और वहाँ की मासूम आवाम को अपना शिकार बना रहा है। अभी कल के जो हमले में, ताज़ा हमले में
12 लोग जो है वो फिलिस्तीन में फिर मारे गए हैं। तो जिस तरह से वो शाम को और आपके लेबनान को और आप फिलिस्तीन पर तो लगातार उसके हमले जारी हैं और यमन पर भी जो है वो उसके हमले जारी हो गए। तो ये पूरा जो ड्रामा है, पूरा जो ये सिलसिला है, ये एक्चुअली वो ग्रेटर इज़राइल को एस्टैब्लिश करने का पूरा ये मामला है और वो अपने लिए पूरा एक रास्ता बनाता हुआ चला जा रहा है और दरअसल उसकी नज़रें जो हैं वो सीधे-सीधे ईरान पर है। और जो उसने शाम को अपना एक निशाना बनाया है और जिस तरह से वहाँ पे जो रिजीम चेंज हुई है, उसके अंदर जो है वो इतनी शराइतें उसने रखी हुई हैं कि आपको जब नई हुकूमत जो बनी है, उसके अंदर ये भी शामिल हो और वो भी शामिल हों और बशारुल असद के जो है वो फौजी दस्ते भी हों और फिर वहाँ के जो अलवी हैं, वो भी उस हुकूमत में शामिल हों। यानी वो पूरी तरह से अपंग हुकूमत जो है वो शाम में एस्टैब्लिश करना चाहता है ताकि उसके ग्रेटर इज़राइल बनने का रास्ता पूरी तरीके से वो साफ हो चुके और उसने यमन को भी जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालाँकि यमन भी जवाबी हमले कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका असल जो वो निशाना है, वो ग्रेटर इज़राइल बनाना है और ईरान को जो है वो नेस्तनाबूद करना है। पैगम साहब, प्रॉक्सी वॉर में बहुत सारी चीजें हमेशा से देखी जाए, चाहे कोल्ड वॉर के जमाने में भी हो, लोग अपने अपने प्रॉक्सीज को आगे बढ़ाकर अपना मकसद साधने की कोशिश करते हैं। ईरान के ऊपर ये बहुत इल्जाम आयद होते हैं कि वो अपनी प्रॉक्सीज को, खासतौर से हिजबुल्लाह है या लेबनान, वो उसको यमन को कहें, हौसियों को वो जिस तरह से सपोर्ट करता है, उसी तरह से हजदुशाबी है या दूसरे और जो ग्रुप्स हैं, जो मिलिशिया है, उनको करता है। ईरान के लिए खास तौर से ये अरब ममालिक का ये कहना है कि अगर ईरान के तमाम सरजराए मजबूत होते जाएंगे तो हम पर मुश्किल आएगी। तो आप अभी इस नजरिए को, इस हालात में ईरान को कहाँ पे खड़ा पाते हैं और कैसे उसको आप देखते हैं? देखिए, प्रॉक्सीज की जहाँ तक बात है तो ये बताइए कौन सा ऐसा मिशन है जिससे प्रॉक्सी नहीं है उस रीजन में एक्टिव या नहीं लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि किसके जो प्रॉक्सीज हैं वो कंट्रोल में है और किसके आउट ऑफ कंट्रोल है। अलकायदा किसने बनाया, आईएसआईएस के पीछे कौन था, अल-नुसरा फ्रंट के पीछे कौन था, या इस तरह के जो एसटीएस जिसकी हम बात कर रहे हैं इनके पीछे कौन है, सबको मालूम है कि प्रॉक्सी का ही वॉर है। मसला ये है कि आमने सामने की कंफ्रंटेशन में कोई नेशन जाना नहीं चाहता है और कोशिश करते हैं कि भाई प्रॉक्सीज के जरिए या किसी नेशन को कन्फ्लिक्ट में खींच कर, जैसे सीरिया में सिविल वॉर के बाद के जो हालात थे उसमें ईरान के अच्छे खासे जराए उसमें बर्बाद हुए, उसमें रिसोर्सेज उनके खर्च हुए, उनके लोग गए। उससे पहले अफगानिस्तान में सऊदी अरेबिया और इन सब का जो प्रॉक्सीज थे उन्होंने बाकायदा पूरा रशिया से पहले वॉर लड़ा, उसके बाद में फिर वो एंटी अमेरिकन वॉर में कन्वर्ट हुआ। इराक में यही हमने देखा, मौसम से लेके हर तरफ सऊदी अरेबिया के या कतर के या टर्की के जो प्रॉक्सीज थे वो लड़ रहे थे। लीबिया में लोगों ने देखा किस तरह से टर्की और यूएई और इन लोगों का, सऊदी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये इल्जाम के किसी एक नेशन पे कि भाई प्रॉक्सी के जरिए वो माहौल खराब कर रहे हैं या ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो उस हमाम में नंगे सब हैं, कोई इस इल्जाम से बरी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि उनके हाथ पे खून लगा हुआ नहीं है आम मुसलमान का। पूरा नेशन अगर आप यमन से लेके शुरू करें और अफगानिस्तान और उसका कहें तो कोई ऐसा नेशन, कोई ऐसा कोई बैटलफील्ड आपको नजर नहीं आएगा जिसमें किसी न किसी नेशन ने अवाम को, इसमें अवाम तो कोलेटरल डैमेज बेसिकली है। सारा झगड़ा रिसोर्सेज पे कब्जा करने का है और बिजनेस को और अपने जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है उन्हें सिक्योर करने का, और कौन किस पार्टी में है, अपनी पार्टी, अपने अपने जो गुट है उन्हें मजबूत करने के लिए अपने रिसोर्सेज पे, अपने अपने सारे पॉकेट के जरिए वो कब्जे की बातें, बैठती बातें। अगर ईरान उसमें पीछे रह जाएगा तो वो बाहर है खेल से, और अगर सऊदी अरेबिया खामोश बैठ जाए तो वो खेल से बाहर है। बस फर्क इतना है कि ईरानियन जो प्रॉक्सीज हैं, ईरान ने कभी अपने प्रॉक्सीज को इतना मजबूत नहीं होने दिया कि वो पलट कर आए या उसके काबू से बाहर जाए या वो ग्लोबल टेररिज्म का इशू बन जाए। हिजबुल्लाह को हमने देखा कि वो लेबनान के आसपास के जो बॉर्डर थे उन्हें सिक्योर करने से आगे कभी लड़ने नहीं गया। उसी तरीके हुतीज हैं, हुतीज के अपने जो
इंटरेस्ट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। अलकायदा की तरह या आईएसआईसी की तरह जब बेकाबू हो जाएंगे तो फिर आप उनसे पल्ला झाड़ते फिरें, तो वो जिम्मेदारी कम से कम ईरान अपने प्रॉक्सी की जिम्मेदारी तो लेता है, बाकी नेशंस अपने प्रॉक्सी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कभी कह देंगे ये गैर मुस्लिम लोग हैं, कभी कहेंगे यहूदियों की साजिश है, कभी अलग अलग तरह की बात आती है, लेकिन प्रॉक्सी तो उस रीजन में एक रियलिटी है। और रही बात ईरान की, जो मौजूदा जो हालात है उसमें सीरिया से पुल आउट करना एक अलग मौजू है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि सीरिया में अभी भी जो ईरानियन इंटरेस्ट हैं वो खत्म नहीं हुए हैं, और सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा जाएगा ईरानियों का दखल ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा या उसमें नहीं रहेगा। ईरानियंस अपने इंटरेस्ट को अपने तरीके से सिक्योर कर रहे हैं, और ये इसराइल को भी पता है। जो अभी ग्रेटर इसराइल वाला तो चलिए एक लंबा प्रोजेक्ट किया है, कि लंबी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी बात जा सकती है। इसराइल को भी ये बात मालूम है कि अगर हमने सीरिया में मिलिट्री हार्डवेयर या मिलिट्री लोकेशन को अनटच्ड छोड़ दिया या उन्हें उन्हीं हालात में छोड़ दिया जिनमें वो ईरान के पुल आउट से पहले थे, तो यकीनन ईरान किसी भी दिन वापसी करेगा, और वो अल्टीमेटली वो जो हार्डवेयर है उसे रिसिक्योर करेगा या दोबारा कब्जा करेगा। तो ईरान का जो डर है या वापसी का जो खतरा है, उससे निपटने के लिए जो बॉम्बार्डमेंट है और जो मिलिट्री हार्डवेयर लोकेशन का जो इन्हें खत्म करने का जो इजराइल का प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले 1 महीने से लगातार, तो वो उसके पीछे एक बड़ी वजह वो भी है। जी, एक और सवाल आप ही से कर लेते हैं जैगम साहब। क्या आप ये समझते हैं कि अभी भी मशरिक़ वस्ता के तमाम अरब ममालिक जहां पर मुसलमानों का एक पूरा मूवमेंट है, आप देखते हैं सारे मुसलमान हैं, तो ये लफ्ज अगर हम इस्तेमाल करें कि बहुत भोले मुसलमान हैं, कि जिसे कोई भी एक शख्स अपने हिसाब से अपनी उंगलियों पर नचाता है, और गवर्नमेंट के साथ साथ वहां की आवाम भी उस पर पूरी तरह से उस अमल में शामिल हो जाती है, और नुकसान हालांकि हर तरफ से मुसलमान का होता है। तो इस नजरिए को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वॉर को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो बड़ी जो आपको हमारे सामने आती है, तो जो हार्ड वॉर जिससे हम लड़ रहे हैं, जो मैदान में बम से, बंदूकों से या तोप या गोलों से, मिसाइलों से चल रहा है। एक उसके बैकएंड पे सॉफ्ट वॉर अलग चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन वॉर है, और जो सोशल मीडिया पर जो मीडिया के जरिए या इंफॉर्मेशन के फ्लो के जरिए या उसे डिस्ट्रिक्ट करके या उसे मॉडिफाई करके या मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए लड़ा जा रहा है पूरी दुनिया में। हमने देखा 2011, 12, 13 के बाद अचानक से फिलिस्तीन के फोटो सीरिया के बता के सोशल मीडिया पे, तो उसी तरीके से मालूम हुआ कि कोई मार रहा है तो आईएसआईएस की जो वीडियोज हैं उनका बाकायदा उन पर कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। भाई गूगल का अगर आप देखें या फेसबुक का देखें, आपको वीडियो या कोई पोस्ट डालें तो विदिन अ व्हाइल वो उसे ब्लॉक कर देगा या आपको जो है रिस्ट्रिक्ट कर देगा। आपने कभी देखा कि आईएसआईएस के वीडियो कभी रिस्ट्रिक्ट किए हों, या कभी उनका जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कभी ब्लॉक किया हो, या उनका जो प्रोपेगेंडा है मशीनरी उसे कभी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हो? कभी नहीं हुआ ऐसा। उसी बहुत तरीके अच्छा से करके पॉइंट, जरा सा बहुत अच्छा पॉइंट मैं सरवर साहब से यही जानना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया वार जो है वो खासतौर से आप मुल्क में भी देख सकते हैं अपने। सरवर साहब, यकीनन मीडिया वार जो है वो इस वक्त बहुत स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसे लड़ा जा रहा है, जैसा कि जैगम साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आप जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके वीडियोस को कहीं ना ब्लर किया जाता है, ना उस वीडियोस को कहीं रोका जाता है, और अगर हम लोग जरा सा भी अगर कोई ऐसा वीडियो डाल दें अपलोड, फौरन से नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर आपसे सवाल जवाब होते हैं। तो आप इस नजरिए को कैसे देखते हैं? नहीं, इसको नजरिए को देखने का तो सीधा सीधा सा एक वो है कि जो यूट्यूब की जो पॉलिसी है और वेस्टर्न मीडिया की जो पॉलिसी है, वो हमेशा से उनके अपने मफाद को सिक्योर करना है, और जो भी मवाद उनके खिलाफ होते हैं वो उसे सेंसर कर देते हैं, या तो डिलीट कर देते हैं, या आपको थ्रेट कर देंगे कि भाई ये जो है वो हमारे उसूलों के और ज़वाबित के खिलाफ। तो वो हमेशा से ये आज से नहीं है, ये मीडिया वॉर तो जमाने से चला आ रहा है, तो उसकी शक्लें बदलती चली गई। अब यूट्यूब और सोशल मीडिया, टेलीविजन और इनका जमाना है, तो वो अपने मफाद को तो हमेशा आगे रखते हैं, और जो उनको उनके हक में होगा वो उसको प्रमोट भी करते हैं। लेकिन अगर आप उसी के अगेंस्ट में अगर आप उसको काउंटर करें
तो वो आपको बिल्कुल फौरन ब्लॉक कर देंगे, उसे डिलीट कर देंगे। तो ये तो जग जाहिर है। तो आप इससे आप समझ रहे हैं कि वो तमाम लोगों को एज मिल रहा है, वो उन सब लोग जो इस वक्त वहां पर अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, इसराइल हो, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या नाटो, वो तमाम देश जिनको वहां पर मीडिया के जो ये तमाम वीडियोज और फोटोज जो तमाम चल रहे हैं, इससे इनको एज मिल रहा है। सरवर साहब, ये कैसे देखते हैं आप? बेशक, बेशक। वो एक्चुअली मैंने कहा ना कि जिस तरह से वो मीडिया को अपने ही मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह के वीडियो से जो है वो जो अपना एक हदफ हासिल करना चाहते हैं, वो उसी को प्रमोट करते हैं और वो उसको कभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसी से जो है वो पैनिक पैदा करना और जिस तरह से अलकायदा और इस तरह की जो तंजीमें हैं, उनके जो एक खौफ जिससे वो पैदा करना चाहते हैं समाज में, और उनकी जो एक्टिविटीज है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो उसको प्रमोट करेंगे, उसको कभी हटाएंगे नहीं। वही अगर आप उनके अगर एनकाउंटर करते हैं उनको, आप उसके जवाब में अगर कोई वीडियो ऐसा डालते हैं जिसमें इस तरह के मवाद होते हैं, उसको वो फौरन डिलीट कर देते हैं या उसको हटा देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, या तो फिर आपको थ्रेट देंगे। ये आप नहीं कर सकते। जी सर साहब, कुछ सवाल आप करना चाहें जैगम साहब से? मैं जगम साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ कि जगम साहब, ये जो हालात अभी जो इस वक्त चल रहे हैं, ये जो सिनारियो पूरा ये जो चल रहा है, इसको कैसे आप जो है वो इसका नतीजा आप अगर कहा जाए कि अगर निकाला जाए, तो क्या ये एक जो ग्रेटर इजराइल बनने की जो राह पे चल पड़ा है, इजराइल और उसके जो साथ दे रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, इसका खात्मा कहाँ पर होगा, इसका अंजाम क्या आप देख रहे हैं? देखिए, उस रीजन में अकेला इसराइल नहीं है, टर्की का भी अपना एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, अरबों का अलग है, पर्शियंस का भी है, और इसमें कोई इस झेल से बाहर नहीं है। सब अपने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस का और एक्सपेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि अभी मीडिया में जो है एक कैंपेन चल रहा है, या हमारी बात, खाली हमारी बात से सुनने या हमारी बात रोकने या सेंसरशिप वाला मामला नहीं है। मामला यह है कि पूरे मतलब दिल्ली में बैठ के, दिल्ली में 2000-2500 लोग हायर कर रखे हैं किसी एक एम्बेसी में, उन्हें पे किया जा रहा है बाकायदा इंफॉर्मेशन वॉर लड़ने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो ऐसे में शुरू में जैसे अथर भाई ने ये सवाल किया था कि भाई जो इंफॉर्मेशन है वहां से कई बार आती है, कई बार गलत आती है, हम किस पे भरोसा करें। तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, खासतौर पे सीरिया को लेके या फिलिस्तीन को लेके या गजा में जो कुछ हो रहा है, तो या तो रॉयटर्स है या वेस्टर्न मीडिया है या अल जजीरा है, जो अपने आप एक प्रोपेगेंडा चैनल है कतर के लिए, या अल अरबिया है जो का एक अपना एजेंडा है। तो अब उनसे हटके अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे या ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो सेंसर्ड है, वो आप तक पहुंचेगा नहीं। तो ग्राउंड पर जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं या कुछ लोग हैं, तो उनके थ्रू जो भी थोड़ी बहुत बातें आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहां से छन के आ रही है, तो अभी तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी सीरिया में या फिलिस्तीन में या गजा में अभी शांति तो कम से कम, या अमन की बात करना बहुत ही जल्दबाजी है। और क्योंकि कोई भी पार्टी इनमें से, मतलब आप ये मान के चलिए कि रशिया या ईरान अगर पुल आउट कर गए हैं तो वो खामोश बैठ गए होंगे, या टर्की के अगर वहाँ प्रॉक्सी ने अगर हुकूमत हासिल कर लिया है तो उन्होंने सब कुछ कब्जा कर लिया है, या अमेरिकन से कुर्दों को छोड़ के या अपने इंटरेस्ट को छोड़ के वहां से निकल जाएंगे, या इजराइल वहां पर अपने एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को बंद कर देगा, तो ये अभी बहुत मतलब बचकाना वाली बात ही कहेंगे इसे। ये सब कुछ अभी चलेगा, और सीरिया में या मिडिल ईस्ट में जब तक रिसोर्सेज हैं और जब तक खासतौर पर सीरिया की जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, किसी मुल्क को आप रस्सी बांध के वहां से हटा तो सकते नहीं, वो तो वहीं रहेगा। अब सबको अपने अपने बिजनेस हैं, अपने अपने एजेंडाज हैं, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वो जमीन का कब्जा, रिसोर्सेज का कब्जा, और पूरी दुनिया पे अपना डोमिनेंस जो कायम करने का जो एक चलन है, सुपर पावर बनने की जो ख्वाहिशात हैं, तो वो जब तक खत्म नहीं होंगी या वो जब तक डिम नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ अमन तो बबड़ा जल्दबाजी है कि अमन हो जाएगा। अमन तो वहाँ भी नहीं होने वाला है। और 30 से ज्यादा अभी प्रॉक्सी सीरिया में लड़ रहे हैं, मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है,
तो STF के हाथ में हुकूमत आ जाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अभी अमन कायम हो गया या कोई या सब उनकी बात मान लिया। खुद उन्हीं के लोग अलेप्पो के आसपास आप देखिए या दरा में जाइए या और नीचे ईस्टर्न एरियाज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कारतूस और लताकिया में जो अलावीज हैं उनका अलग रजिस्टर चल रहा है। कुर्दिश जो पॉपुलेशन है उनके अपने कंसर्न है, उन्हें लगता है कि हमारी आज़ादी SCF की और जो अल्ट्रा इस्लामिक जो रिजीम है उसके अंडर हमारी तो आज़ादी खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी उनके अपने कंसर्न है। टर्की को कुर्दिश पॉपुलेशन को लेके कंसर्न रहेंगे। इसराइली को अपनी सिक्योरिटी का कोई इस्लामिक रिजीम या हार्ड कोर इस्लामिक रिजीम जो है फेवर में हो सकता है कि इसराइल को कुछ दिन बड़ा फायदा मिले, उसका डर दिखा के अपनी आवाम को इलेक्शन जीतने के लिए, जैसा पूरे अमेरिका या हिंदुस्तान में भी होता है अक्सर। लेकिन अल्टीमेटली इसराइल भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे कोई बहुत मजबूत हुकूमत या कोई मजबूत और रेडिकल इस्लामिस्ट जो वहाँ रूल करें बहुत लंबे अरसे तक। तो सबके अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हैं और उनमें क्लैश यकीनी तौर पे है। और वो अभी जब तक ये क्लैश रहेगा तो अब सीरिया या गजा या लेबनान या आप ये मान के चले तो पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं अमन और अमान की बातें अभी बहुत जल्दबाजी नहीं हो पाएगा। और मुझे नहीं लगता, मुझे दूर दूर तक अभी नहीं लग रहा है कि फैसला इस मौजूदा कन्फ्लिक्ट का कहीं साल या 2 साल में निकलता दिख रहा है। जी बिल्कुल देखिए आप कह रहे हैं। और मैं आपसे आखिर में जो है मैं जनाब अतर काज़मी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सत्ता संभालेंगे अमेरिका की, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैं वॉर नहीं होने दूंगा, तो क्या आपको लगता है कि ईरान और जो इस पूरे मिडल ईस्ट क्राइसिस में जो है वो क्या रोल अदा करेगा और किस तरह से जो है वो सरवाइव करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली सारी जो है वो मिसाइलों का रुख जो है वो ईरान की ही तरफ लगी हुई है। वो बहाने से कभी वॉर नहीं होने दूंगा तो इसराइल को तो रोक देंगे, वॉर खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि इसराइल को या नेतन्याहू को बांध पाएंगे कहीं? इसी चर्चा में इसीलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है कि वो तो ये अभी तक ऐलान वो ये कह रहे हैं कि मैं वॉर नहीं होने दूंगा, मगर क्या ऐसा लगता है कि ये वाकई वो डोनाल्ड ट्रंप अपने इस वादे को निभा सकेंगे? क्योंकि जिस तरह के जो हालात हम देख रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो भी पाएगा। सरवर साहब ये बात ये अखर भाई एक मिनट में एक छोटी सी बात है, ये अमेरिकन आवाम की बदनसीबी है कि वहाँ के लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और टैक्स पेयर्स मनी सारा इसराइल और इसराइल को खड़ा करने में, बचाए रखने में और उसकी तरफ से जंग लड़ने में खत्म हो जाता है। और कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप छोड़ दीजिए, बाइडेन बड़ी बड़ी बातें करते थे जब आए थे कि हम अमन अमान लाएंगे मिडिल ईस्ट में, और उससे पहले जाहिर सी बात है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच में सत्ता बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलती हैं। पूरी दुनिया को इन लोगों ने अपना बवाल और अपने जो इनके जो वबा फैली है प्लेन्स में बैठ के और यहाँ के मिसाइल का रुख वाली बात जो आपने भी कहा वो कभी बंद नहीं होता। और ईरान यकीनी तौर पे तो हम अभी नहीं कह सकते कि अभी बहुत जल्दी में कोई कन्फ्लिक्ट में अभी ईरान पे हमला होने वाला है या कोई खतरा है। फिलहाल तो लगता है कि कुछ दिन के लिए खतरा टल गया, लेकिन हाँ न्यूक्लियर डील वाला जो इशू है उस पर अगर कोई कंप्रोमाइज रीच आउट नहीं होता है या ट्रम्प का जैसे एंटी ईरानियन एजेंडा रहा है, वो कह रहे हैं वॉर खत्म कर देंगे और एंटी ईरानियन सेंटिमेंट के साथ भी सत्ता में आएंगी, तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट तो जारी रहेगा, कन्फ्लिक्ट ये खत्म होने वाला नहीं। आखिर में एक सवाल जो मैं करना चाह रहा, बहुत अच्छा सवाल उठाया था लेकिन आपने उसका जवाब दिया। जैगन साहब आखिर में सवाल है, इन सारी चीजों को अगर हम कंक्लूड करें और लास्ट में फिर देखें कि इससे खास तौर से एशिया पैसिफिक में हमारे कंट्री के लिए या जो इस खत्ते का अमन है और इस खत्ते में जो हालात हैं, बहुत सारे रेडिकलाइज लोग जो हैं अभी भी इस हालात को चेंज होने में हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी है। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक मसला यहाँ मुल्क में हो सकता है? तो हिंदुस्तान मिडिल ईस्ट के जो भी हालात नहीं है, जो भी वहाँ पे घटनाएं होती हैं उसका अस्तित्व ये नहीं रह पाता कि एक तो बड़ी तादाद यहाँ के लोगों की पूरे मिडिल ईस्ट में वहाँ रोजगार पाती है और वहाँ रोजगार ही नहीं पाती है। जब आप वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोकल्स के टच में भी रहेंगे, लोकल मस्जिदों के टच में भी होंगे, लोकल इमामों के टच में भी होंगे।
तो आइडियोलॉजी लोग अपने साथ कैरी करके आते हैं। जो कतर से लौट के आता है वो कतरी आइडियोलॉजी लेके आएगा, जो ईरान से लौटेगा उसके दिमाग में ईरानियन सेंटिमेंट्स होंगे, और जो सऊदी से लौट के आता है तो वो वहाबी या सऊदी जो उनका सेंटिमेंट है उसे अपने साथ में रिलीजियस भी या पॉलिटिकल थॉट दोनों को लेके आता है। और वो लड़ाई हमारे यहाँ सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर मस्जिदों में या गलियों में हम अक्सर देखते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट में या तनाज़ों में जो शक्ल इख्तियार करती है। तो हिंदुस्तान का तो हमारी तो मतलब सरकार से भी और आवाम से भी यही सलाह है कि वहाँ जो हो रहा है उसमें ज़्यादा अपने आप को पर्सनली इन्वॉल्व न करके और मेंटली इन्वॉल्व न करके ये देखें कि आम आवाम जो मजलूम के साथ खड़े होने की कोशिश करें। जो मजलूम दिखाई दे किसी भी फिरके का हो, किसी भी मुल्क का हो, और जालिम की मजम्मत करें और जालिम के खिलाफ अपना एक स्टैंड रखें। उससे ज़्यादा तो हम कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं है। बस ये है कि जो रेडिकल लोग या जो रेडिकल थॉट वहाँ से लेकर यहाँ लोग आ रहे हैं उनका डी रेडिकलाइजेशन या उन्हें चेकआउट करना, तो ये हमारी सोसाइटी की और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ के तनाज़ों को अपनी सोसाइटी में ना फैलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर साहब और जहगम साहब हमसे बात करने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। यकीनन ये तीनों गुफ्तगू का एक जो सार है वो उससे ये पता चलता है कि मुल्क में भी इन तमाम चीजों को असरअंदाज होने न दिया जाए, ताकि यहाँ का अमन व अमान कायम रहे और हम बहुत खुशगवार जिंदगी जीते रहें। हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगले बार फिर किसी खास मौजू को लेकर चर्चा में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अपने उस्मान अतर काज़मी को इजाजत। शुक्रिया। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।